हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी। तो आखिरकार बोर्ड एग्जाम में पेपर किस प्रकार से आएगा, किस बेस पर आधारित आएगा, आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाई स्कूल का हिंदी का पेपर किस बेस से प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले समय दिया होगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का है। आप जानते हैं कि 70 नंबर का थ्योरिकल पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको ऑलरेडी हो चुका होगा, मैं समझता हूँ। ये पेपर जो है मॉडल पेपर है। इसमें से मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चन फंस सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसे मतलब अनदेखा ना करें। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, आपसे मतलब अनुरोध है कि आप आसानी से उन सभी क्वेश्चन को याद कर लें, ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। देखिए, सबसे पहले पाँच नंबर के आएंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 नंबर के आएंगे बहुविकल्पीय। पहला दिया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के लिखिए। देखिए, इनमें से 4 आपको दिए गए हैं, 4 में से एक सही है, एक सही है, बाकी के 3 क्या हैं, गलत हैं। आपको सही वाला छांटना है। सेकंड वाले में भी रस मीमांसा किसकी आलोचना कीर्ति है, मतलब आपको बताना है कौन से जो इनके रचनाकार हैं वो हैं। रामचंद्र शुक्ल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, राग्या राघव है, या फिर केदारनाथ सिंह है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको एक सही करना है, 3 रॉन्ग है। तो जो सही है वो आपको बताना है। थर्ड वाला भी इसी प्रकार से दिया गया है और इसी प्रकार से फोर्थ वाला दिया गया है। तो ये आएंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय में। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड में पहले में दिया है रीति मुक्त धारा की 2 कवियों के नाम लिखो। मतलब आपको रीति मुक्त धारा की दो कवियों के नाम लिखने हैं। ये आपका 2 नंबर में आ रहा है। 2 नंबर में छायावादी के 2 प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए, तो 2 नंबर में ये भी आ रहा है। उत्तरायण कीर्ति के रचनाकार का नाम लिखो, 1 नंबर में आ रहा है। तो 2 और 2 4 और 1 5 नंबर का ये हो गया। और 5 नंबर का होता टोटल 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर में गद और पद दोनों के ही क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर में। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूं, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको जो पंक्तियां आपको दी गई है, ये किस पार्ट की हैं, ये किस पार्ट की है और इसके राइटर का नेम क्या है, वो आपको लिखना है संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से बता दे रहा हूँ कि जो भी अगर गद्यांश दिया है तो गद्यांश आएगा, पद्यांश दिया तो पद्यांश आएगा। कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के जो भी मतलब चैप्टर का नेम है, अब जैसे मान लीजिए ममता मैंने मान लिया, तो आप बोल सकते हैं कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल, जो भी मतलब लेखक हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी राइटर हैं उसके। तो ये क्या होगा, गद्यांश होगा आपका। ठीक, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। ओनली आपको बस पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बात आती है व्याख्या किस प्रकार से करनी। व्याख्या का मीन्स होता है कि हर एक चीज को अपने शब्दों में लिखना। जो आपको लाइनें दी हैं, इन लाइनों को अपने शब्दों में आपको लिखना है, उसे ही व्याख्या कहते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं। अगर आपने मतलब प्रैक्टिस की होगी और आपने हिंदी सीखी है तो मेरे हिसाब से आपसे व्याख्या करना आता होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे दिया है उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसका आंसर आपको इसी के अंदर से मिल जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन संदर्भ के लिए, दूसरा क्वेश्चन व्याख्या के लिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। इस प्रकार से कितने नंबर के हो गए, 6 नंबर के हो चुके हैं। 6 नंबर का ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे निम्नलिखित, वहां पर गद्यांश था, यहां पर पद्यांश आ गया। पद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर में संदर्भ आ रहा है, 4 नंबर में व्याख्या आ रही है, 1 नंबर का काव्य सौंदर्य आ रहा है। काव्य सौंदर्य का मीन्स होता है कि
उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में, जो भी व्याकरण है उसके बारे में आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, कौन सा छंद आ रहा है, वो बताना है आपको। वो होता है काव्य सौंदर्य। ये आपको दिए हैं, ठीक है, ये दिए हैं आपको, ये पद्यांश है, ये भी पद्यांश है। इन दो में से कोई सा एक करना है आपको। बीच में दिया है अथवा, ये करो या ये करो, एक करना है, ज़्यादा दोनों नहीं करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो इसी प्रकार से इसकी व्याख्या होगी, व्याख्या की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख करो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको 3 याद करनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद करनी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद करनी है, जयशंकर प्रसाद याद करनी है। अगर आपने 3 याद करी है तो अलग से नहीं आएगी, इन तीनों में से कोई एक आएगी 110%। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी रचना का नाम लिखो। तो एक तो है महादेवी वर्मा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट महादेवी वर्मा, दूसरा सूरदास और तीसरा तुलसीदास। अगर आपने ये तीनों कर ली तो मेरे हिसाब से इसमें से बाहर नहीं आएगी। ये 3 करनी है आपको, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास, ये तीनों कर लेना। आगे मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किसी एक का सहसंदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, मतलब हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत से पूछा जाता है। ये 4 नंबर का दिया जाएगा। 1 नंबर का संदर्भ होगा, 3 नंबर की व्याख्या होगी। देखिए सभी के अंक सामने दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ सही है। तो 1 नंबर का क्या आएगा, संदर्भ आएगा, 3 नंबर की आएगी व्याख्या आएगी। आपको इसकी संदर्भ लिखना है पहले, फिर आपको इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। या फिर आप जो श्लोक दिया जाएगा इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं अगर आपसे आती है तो, वरना आप इसकी करना। मेरे हिसाब से तो आप यही करना, क्योंकि श्लोक देखो छोटा है। अगर आपने श्लोक में गलती करी नंबर बिल्कुल नहीं देगा आपको। अगर आपने व्याख्या करी है और थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है तो वो आपको नंबर दे देगा। मेरे हिसाब से तो आप यही करना, इसकी व्याख्या। और आप इसकी तैयारी जो करना, एक तो करना जो वाराणसी वाला चैप्टर है, वाराणसी वाला चैप्टर में से एक पक्का आएगा, ठीक है, उसकी करना तैयारी। और एक संस्कृत वाला, मतलब इसी चैप्टर का, जिस चैप्टर की ये दी है ना, वो उसी चैप्टर की 2 और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो करना, ठीक है। तो इनमें से आ जाएगा, इन्हीं 2 चैप्टरों में से। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, और ये 2 नंबर का है श्लोक, 2 नंबर का। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखो। 2 प्रश्न करने हैं आपको, उनके उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। अब आपकी इच्छा है कुछ भी कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में 2 करने के लिए क्या है, बहुत हल्का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने पढ़ाई करी है मेरे हिसाब से तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, मतलब बहुत सही है। आगे करुण रस या हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिखो। देखिए करुण दिया है, हास्य दिया है, 2 दिए हैं, एक हास्य करुण, 2 में से एक करना है आपको। और डेफिनेशन है तो विद एग्जाम्पल करना है ताकि वो आपके नंबर ना काटे। 2 नंबर का आ रहा है, कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपने दोनों ही याद किए होंगे, हास्य और करुण दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही आपको याद करने हैं। एग्जाम में कौन सा आ जाए ये नहीं हमें पता, नहीं आपको पता, दोनों ही याद करने हैं। सेकंड वाला दिया है खा, उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा दे दो, उदाहरण बताइए। मतलब आपको उपमा या रूपक में से एक करना है। क्या उपमा या रूपक में से एक करना है, विद एग्जाम्पल, उदाहरण भी देना है आपको। उदाहरण का 1 नंबर है, 1 नंबर डेफिनेशन का है, उदाहरण सहित करना है आपको। नेक्स्ट सोटा और रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखो। ठीक उसी प्रकार सोटा रोला है, ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा। आगे इस प्रकार से दिए जाएंगे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। मतलब सु दिया है, प्र दिया है, प्रीति दिया है। मेरे हिसाब से उपसर्ग और प्रीति तो आपसे बहुत अच्छे से आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हल्के हैं। 3 नंबर बहुत आसानी से पा सकते हैं आप, 3 नंबर उपसर्ग में और 2 नंबर प्रीतियाँ में, बहुत आसानी से। इसमें दिया है कि को आप ये वाला करो ना, उप का मीन्स उप के पीछे क्या जोड़ें। देखिए उपसर्ग का मीन्स होता है आगे, मतलब आगे वाला तो आपको दिया है, पीछे क्या जोड़ें, तो उपकार, उपकार, उपवन,
उपवन हो जाएगा, ठीक। और अभी, अभिमान, अभिकार, अभिमान, अभिमान से है, ठीक है। और निरंकार, निरंकार, ठीक है, इस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय मतलब यहाँ पर उपसर्ग, यहाँ प्रत्यय, इसका उल्टा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। आगे दिया है गा वाले में कि निम्नलिखित में से दो का समास विग्रह तथा समास का नाम भी लिखिए। तो राधा कृष्ण दिया है और चौराहा, चौराहा, गिनती आ गई, इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा, द्विगु, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ओके। आगे मैं नमे के घा वाले की बात करूं तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम शब्द, मतलब कि तत्सम रूप करना है। घर दिया है, मानुष दिया है, गांव दिया है, चांद दिया है, इनमें से आपको कुछ ही दो करने हैं। नेक्स्ट अड़े में बात करूं मैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आपको 5 दिए हैं, 5 में से कोई सी दो करने हैं, दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चाहे तो आप फूल का लिख दो, ईश्वर का लिख दो, या कमल का लिख दो, या जंगल का लिख दो, ऐसे और भी जो आपको सही लगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं मैं, 10 में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। तो आपको 5 दिए हैं, 5 में से 2 करने हैं और आपको संधि का नाम भी लिखना है। खा वाले में बात करूं, 10 का खा, निम्नलिखित शब्दों में से आपको विभक्ति करनी है, उसका द्विवचन रूप भी लिखना है। मधु या नदी, फल या मती, ऐसी और भी जो आपको सही लगे। आगे दिया है निम्नलिखित में से शब्दों के किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो आपको धातु लट लकार करने हैं, इनमें से किसी एक का, ऐसी और भी जो आपको हल्का लगे वो कर देना। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको जो दिया जाएगा हिंदी में, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। किन्हीं दो वाक्यों का, 2 नंबर में आ रहा है, 1 नंबर का एक वाक्य है, हिंदी में दिया जाएगा, आपको संस्कृत में चेंज करना है। और भी दिए जाएंगे सेंटेंस, 5 सेंटेंस है, 5 में से 2 करने हैं आपको, 2। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं मैं, 11 में दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखो। तो पहला दिया है आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, दूसरा दिया है प्रदूषण, तीसरा दिया है वन महोत्सव, चौथा दिया है साहित्य और समाज। तो कोई एक पर, किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं, 6 नंबर का आ रहा है, 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए आपको का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए आपके जो भी मतलब मंडल वाइज है, अब जैसे मान लीजिए कि मुरादाबाद का अलग होगा, मतलब इस प्रकार से जो भी ये अलग अलग हैं सभी। मुक्ति दूत और कहीं का है, ज्योति जवाहर और कहीं का है। अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में तो ओनली मातृभूमि आएगा, मातृभूमि, ये मुरादाबाद के लिए है, मातृभूमि चावाला, ठीक है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखो, ये मुरादाबाद के लिए आएगा। बाकी ये आपको क्वेश्चन बैंक में दिए होंगे कि कौन सा किस ज़िले के लिए है, ठीक है। वहाँ से आप देखकर अपने ज़िले का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।